तिवारी के लिए। इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। तो पांडेश्वर का हाल दिखा दिया है हमने, क्या है सड़कों की हालत, क्या है महिलाओं का कहना, क्या है पुरुषों का कहना। और अब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं पांडेश्वर में। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार श्री जितेंद्र तिवारी के भाजपा कार्यालय में, उनसे बात करेंगे कि चुनाव का जैसे चुनाव की तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कई जगह इन्होंने रैलियां की हैं, लोगों से मिले, बातचीत किया उन्होंने, और अभी लगातार कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि झंडे तैयार किए जा रहे हैं सड़कों पर और होर्डिंग्स वगैरह के आसपास में लगाने के लिए। तो सर, कैसी चल रही है तैयारियां? अब तो लास्ट आ चुका है, 6 दिन के बाद में अब मतदान है। क्या रिस्पांस दिख रहा है अभी तक में? देखिए, लोगों ने चुनाव तो कर लिया है कि किसे चुनना है, इसका चुनाव हो चुका है। अब मतदान करना है, उससे सत्यापित करना है, सत्यापित करने का रास्ता है मतदान करना, उसका इंतजार है। और वो एक प्रक्रिया बस है। उस प्रक्रिया के बाद परिणाम की घोषणा, और परिणाम की घोषणा के बाद जो वादे हम लोगों ने लोगों से किए थे, उन वादों को पूरा करने का प्रयास। अब ये पूरी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरह से इसे देखना चाहिए। केवल चुनाव एक पड़ाव है, वो पड़ाव ही आपको आने वाले दिनों में लोगों से जो वादे आपने किए हैं, लोगों के दुख दर्द को मिटाने का जो वादा आपने किया है, उस दुख दर्द को मिटाने का प्रयास या सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि अब आप कर सकते हैं ये काम। तो उसके लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। मूल हमारा लक्ष्य है कि पांडेसर में परिवर्तन लाना, यहाँ के लोगों के सपनों को पूरा करना, जो वादे हम लोगों ने किए हैं उसे पूरा करना। उधर हमारा अटेंशन ज़्यादा है, लेकिन वो करने के लिए इस प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। सर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, क्योंकि आप थके हुए से दिख भी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मूल सवाल जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, पांडेश्वर में चुनावी हिंसा का एक भयंकर इतिहास रहा है और अभी भी कार्यकर्ता कई सारे क्षेत्रों में डरे सहमे से हैं, लेकिन अभी भी वो भाजपा का दामन पकड़े हुए हैं मजबूती के साथ में। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ अभी कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करना, यही काम हम लोग कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी रक्षा खुद करनी है। देश में की जो जनसंख्या है, पांडेसर की जो जनसंख्या है, हर व्यक्ति को बाहर से कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। उतने सुरक्षाकर्मी है नहीं हमारे समाज में। लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें। और मैं ये तो जरूर, ऐसा माहौल तो जरूर बना है कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि अच्छे लोग संगठित यदि हो जाए तो जो लोग आतंक फैलाते हैं वो खुद आतंकित हो जाएंगे। तो कुछ क्षेत्रों में ये हम कर पाए हैं, कुछ क्षेत्रों में आने वाले 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद लामबंद हों, खुद संगठित हों, खुद प्रतिवाद करें, खुद प्रयोजन होने पर प्रतिरोध भी करें। ये वातावरण बनाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। सर, इस बार जो है लड़ाई बहुत दिलचस्प देखी जा रही है। एक तो चुनावी मैदान में भी और सोशल मीडिया पर भी वैसा ही कुछ माहौल दिख रहा है। भीड़ में भी संख्या दिख रही है, भाजपा की भी, कुछ हद तक तृणमूल की भी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि तृणमूल में भी संख्याएं कम है, लेकिन ये जो भीड़ पहुंच रही है महिलाओं की, युवाओं की, ये वोट में तब्दील होंगे या फिर ये एक छलावा मात्र दिख रहा है? देखिए, आजकल की जनता को जनता जनार्दन को जो व्यक्ति मूर्ख समझता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो सब जानती है उसे कब क्या करना है। और पांडेसर को जहाँ तक मैंने जाना है, पहचाना है, पिछले 10 वर्षों से मेरा इस विधानसभा से नाता रहा है, यहाँ की जनता उसी दिन अपना मन बना चुकी थी कि उसे क्या करना है, जिस दिन दोनों दलों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी कि किसे अपना समर्थन देना है। अब कुछ लोग हैं कि अपनी बातों को जनता के सामने उजागर करते हैं, अपनी बातों को स्पष्टता से कहते हैं, और कुछ लोग अपने मन की बातों को मन में ही दबा कर रखते हैं। तो ये भीड़ में जो लोग घूम रहे हैं, भाजपा के साथ जो लोग भीड़ में घूम रहे हैं, वो भाजपा को जरूर वोट देंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के डर और आतंक के बावजूद वो हमारे साथ घूम रहे हैं।
लेकिन तृणमूल के साथ जो लोग घूम रहे जी। हैं वो तृणमूल को ही वोट देंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग इस कारण से उनके साथ घूम रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनके साथ घूमना ही सेफ है। इधर उधर भी हो रहे हैं कैडर्स, कुछ उधर भी जा रहे हैं बीजेपी से जुड़ करके वहाँ। बीजेपी से कोई नहीं गया है। बीजेपी, हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों से बहुत से लोगों पर नज़र रखा था। पिछले चुनाव में जो परिणाम हुए थे उसके बाद हम लोगों को ऐसा लगा था कि तृणमूल कांग्रेस कुछ लोगों को अपने एजेंट के रूप में हमारे साथ रखते हुए, उनको हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों से हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया था। और चुनाव के समय जब उनको महत्व नहीं मिला तो वो चले गए। तो वो बीजेपी के हमने छोड़ कर जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हमने उनको छोड़ दिया। आज 1 साल पहले उनको छोड़ दिया। जिनको हम लोगों ने छोड़ दिया वो डूबती हुई जहाज में सैर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो जब जहाज डूबेगी वो भी डूब जाएंगे। एक तीखा सवाल है आपके लिए हमारे पास। आज हम लोग लावदोहा पंचायत के इलाके में घूम रहे थे और वहाँ एक माझी पाड़ा था। वहाँ महिलाओं से हमने बात की। उनका कहना है कि वामपंथी शासनकाल से लगातार अब तक वहाँ स्थिति ऐसी है कि ना तो वहाँ सही से पानी मुहैया हो रहा है, ना ड्रेनिंग की व्यवस्था है, ना साफ़ सफाई, स्कूल, शौचालय, मतलब कोई भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए थी एक सुनिश्चित जीवन जीने के लिए। आप भी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि पूर्व विधायक रहने के दौरान भी आपने ऐसा कुछ उनका नहीं लिया, कोई खोज नहीं ली। 5 साल के बाद जब नरेंद्र चक्रवर्ती बने तो उनका भी वैसा ही रवैया रहा, बल्कि उससे और ज़्यादा गया गुजरा। अभी जो है वे फिर से उम्मीद जता रही हैं कि शायद सरकार बदल जाए, तो आपसे उनको कुछ उम्मीद जुड़ रही है। तो क्या कहेंगे? 5 वर्ष पहले का जो हमारा कार्यकाल था, आप जानते हैं कि जब मैं यहाँ विधायक बना उसके पहले ये जो जिन समस्याओं के बारे में आप बता रही हैं, इन समस्याओं का समाधान जिस स्तर से होता है वो है पंचायत समिति, जिला परिषद। जब मुझे पहली बार यहाँ भेजा गया उसके पहले से तृणमूल कांग्रेस का एक टीम यहाँ काम कर रहा था। पहले से यहाँ प्रधान थे, उप प्रधान थे, पंचायत समिति के लोग थे, जिला परिषद के लोग थे। उस पर मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। पहले से एक सेटअप था, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करने का मुझे मौका मिला, लेकिन बहुत आमूल परिवर्तन मैं नहीं कर पाया क्योंकि पहले से घर बना हुआ था। आप उसमें थोड़ा रिपेयर किए, थोड़ा रंग अपने ढंग से कर दिए, लेकिन बुनियाद को फिर से तैयार करने का मौका मुझे नहीं मिला। तो बहुत कुछ इच्छा रहते हुए हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। भाजपा के ओर से जब से काम करने का मौका मिला तो बुनियाद हम लोगों ने, बुनियाद की नींव हम लोगों ने यहाँ रखी है, उसमें बढ़िया से उसे सींचा है और बुनियाद ही मजबूत बना है। तो बुनियाद जब मजबूत बना है तो महल भी मजबूत बनेगा और इस महल का लाभ यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए ही किया जाएगा। और विशेष करके जब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति अपने रुख को स्पष्ट कर दिया, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी डिबेट चल रहा है, 33% उन्हें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, ये दिया जाए। महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपया देने की घोषणा की गई है। उन प्रसूति जो महिलाएं हैं डिलीवरी के समय उनके लिए 21,000 रुपये की घोषणा की गई है। जो महिलाएं अब माने जो बच्चियां अविवाहित रहते हुए भी ग्रेजुएशन में स्तर तक पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन में भर्ती होंगी, साथ ही साथ उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री में ट्रैवल करने की सुविधा दी गई है। दिल्ली में जो सुविधा दी जाती है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का बात कहा जाए तो पूरा फोकस ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से लेकर अभी तक पूरा फोकस ही रहा है महिलाओं को मूल स्रोत में लाना और आधी आकाश को उसके अधिकारों के प्रति सजग करना। तो जब फोकस ही आपका सरकार का महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहना हो तो आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार बनने के बाद जिन महिलाओं की समस्याओं का आप बात कर रहे हैं, जिनकी समस्याओं की, वो बहुत आसानी से उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितेंद्र तिवारी ने क्या फोकस रखा है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, कुछ एक बताइए। देखिए, हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और जिस बात को मैंने महसूस किया कि यहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उसका मूल कारण ही है कि यहाँ पर पीने का जो पानी आता है वो दामोदर नदी से पीएचई के जरिए आता है। हाँ। और ये बहुत अनसाइंटिफिक लगता है कि बगल में आपका अजय नदी हो, वहाँ से आप नहीं लेके आप 40 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, वो भी जामुड़िया आसनसोल होते हुए वो पानी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी की तकलीफ यहाँ पर है। तो इसके समाधान के लिए पार्टी से बात करने के बाद हम लोगों ने पंच पांडव वाटर प्रोजेक्ट का एक डीपीआर तैयार किया है और आने वाले पार्टी ने भी इसका अनुमोदन दिया है कि हाँ ये हम लोग करेंगे जरूर। तो उसका हम लोग
काम करेंगे आने वाले दिनों में। अजय नदी के किनारे पंच पांडव वाटर प्रोजेक्ट, जिसमें 12 ओवरहेड रिजर्वर हर आपके बैद्यनाथपुर अंचल में, बहुला, छोरा, नवग्राम, उधर आपका हो गया क्या सर्पी वगैरह, केंद्रा, इधर में आपका लावदोहा, उधर जेमुआ, उधर चले जाइए आप क्या नाम है गौर बाजार। अब जितने भी अंचल, 12 अंचल है, हर अंचल में एक ओवर रिजर्वर बनाकर और वाटर प्रोजेक्ट का जो काम होता है वो पंच पांडव मंदिर के बगल में वहाँ पर बनाकर आने वाले 20 वर्ष, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जो पानी का प्रोजेक्ट बनेगा, ये आने वाले 20 वर्षों तक यहाँ पर जो जिन जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होगी उसको कैलकुलेट करके, साइंटिफिक वे में कैलकुलेट करके ये इस प्रोजेक्ट को बनाया गया कि आने वाले 20 वर्षों तक कम से कम हर घर में 12 घंटे बाद यानी साल एक दिन में 2 बार कम से कम पीने की पानी की व्यवस्था की जा सके। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि कुल्टी में 60% लोगों के लिए मैंने कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था की है। आसनसोल के बहुत से क्षेत्रों में मैंने जहाँ पानी नहीं था वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की है। जामुड़िया में ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट मैंने किया है, रानीगंज में ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर मैंने किया है, और पूरे बंगाल में 4-5 ऐसे लोग जो लोग पीने की पानी की व्यवस्था, पीने वाटर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वाटर प्रोजेक्ट का काम ठीक ढंग से कर सकते हैं, मैं उसमें एक हूँ। मैंने ये करके दिखाया जी बिल्कुल। कुल्टी तो में जो प्रोजेक्ट आपने समय से पहले पूरा किया था उसके लिए इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आसनसोल के लिए किया है, अन्य शहरों के लिए किया है, मैं पांडेसर के लिए भी वो करना चाहता हूँ। और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि पार्टी ने भी मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये काम करूँ। इससे पांडेसर की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल, अपने प्रतिद्वंदी को लेकर के एक पॉजिटिव लाइन और एक नेगेटिव लाइन क्या दिमाग में आती है? अब देखिए, पॉजिटिव लाइन तो अब आप लोग खुद खोजिए, और क्योंकि कठिन काम है और चुनाव के समय इतना कठिन काम करना ठीक नहीं है। नेगेटिव मैंने जो देखा है कि वो व्यक्ति किसी का नहीं है। हम लोग कुछ लोगों को कम से कम बचा कर रखते हैं। मैं जानता हूं कि मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कम से कम मैं अपने परिवार को यूज नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति किसी का नहीं है। वो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जरूरत पड़े तो अपने घर परिवार के लोगों को भी, जिसको सुरक्षा देनी उसकी जिम्मेदारी थी, उनको भी राजनीतिक रूप से यूज कर सकता है। बताइए, उनके परिवार के लोगों से जिस तरह की बातें हमारे खिलाफ में, हम लोगों के खिलाफ में कही जा रही है, यदि हमारे भी पार्टी के लड़के उनके खिलाफ उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? उनकी गरिमा के खिलाफ ये शब्द होता है। वो तो मैंने संयम रखा है, मैंने अपने लोगों को कहा है कि नरेंद्र चक्रवर्ती को छोड़कर उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में एक शब्द भी, गलत शब्दों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। यानी ये सब भी राजनीति की तरफ नहीं करना है, क्योंकि उनकी क्या गलती, उन्होंने कहा, वो जो कहते हैं वही। तो मान लीजिए ये ठीक है कि नरेंद्र चक्रवर्ती आप बड़े जगह में है, तो इससे उनके परिवार को भी लाभ मिला है। हो सकता है कि उनके घर के लोग भी वो जो खुशियाँ मिलती है वो खुशियाँ देने में सक्षम हो, तो वो जो अपने परिवार के लोगों को जो खुशी दे पाए हैं, इसका भी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसके लिए उनको भी चुनाव के समय में उनकी जो गंदी राजनीति है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे गलत काम कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो लड़ाई है वो रिजल्ट तक रहेगी या जेल के गेट तक? एफआईआर तो हो ही चुके हैं। देखिए, मैं तो सत्ता में आने के बाद हम लोग तो किसी की कमी या किसी के अपराध को खोजने नहीं जाएंगे। खोज के किसी जेल में भरना है, ये हमारी मंशा नहीं है। हमको खोजना है तो ये खोजेंगे कि कहाँ रास्ते खराब हैं, कहाँ लोगों का कच्चा घर है, कहाँ लोगों के जीवन में तकलीफ है, उसको कैसे उठाएंगे। लेकिन आँख के सामने यदि कुछ मिल जाता है तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये तेवर बरकरार रहेगा? नहीं, मैंने कहा हम लोग कुछ खोजेंगे नहीं। हम लोग नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ खोजने के लिए नहीं जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी जनता के दुख दर्द को खोजना और उसका समाधान करना। लेकिन आँख के सामने यदि मिल जाता है कि अब आँख और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस पर कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ, तो फिर तो करना ही पड़ेगा। जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे, बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसके हर अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं। जिस फेज में आपको जो करना चाहिए उस फेज में आप वही करेंगे। शुरू में आप तैयारी करेंगे, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ेंगे। वो जब पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तो दोस्त यार जो हैं उनसे थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। फिर बाहर के जो आउट ऑफ द सब्जेक्ट जो किताबें हैं उसको ले आएंगे, उससे कुछ नोट्स लेंगे। फिर एग्ज़ाम में कैसे बढ़िया से बैठना है उसकी तैयारी करेंगे। हैंड राइटिंग आपकी कैसी है उस पर ध्यान देंगे। कितने समय में आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं उसे देंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। फिर जब पास कर जाएंगे तो मिठाइयाँ बांटेंगे। तो हर क्षेत्र, हर
लेबल सफलता के लेबल कर रहे लिए हैं। सफलता के लिए हर लेवल में अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, और ये भी एक राजनीतिक युद्ध ही है, लड़ाई है। इसके लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, और अलग अलग तैयारियों को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया जाता है। तो उसी ढंग से मैंने अलग अलग ढंग से अलग अलग तैयारियों को व्यक्त किया गया, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन मूलतः लड़ाई है कि उन्हें परास्त करना, मूल लड़ाई है वो परास्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पांडेश्वर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी जी, जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई सिस्टम को जो समझते अच्छी तरह से, इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ के विधानसभा के लोगों के लिए काम करने वाले, और सिटिंग एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती, तृणमूल के प्रत्याशी नरेंद्र चक्रवर्ती को सीधी टक्कर दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं श्वेता। जी, नमस्कार। जी नमस्कार।